चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ लिया था अभी तक कि किस तरह से नॉर्मन्स का अधिकार हो गया था इंग्लैंड में। अभी हम देखते हैं कि जो 1067 की लड़ाई थी जिसके तहत नॉर्मन्स ने, जो विलियम वन थे उनके ड्यूक, उनको इंग्लैंड के इलाके में उनकी सरकार आ चुकी थी और उनका कब्जा हो गया था यहाँ पर। तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि विलियम ऐसे ड्यूक थे जो कि उनका जो क्षेत्र था नॉर्मंडी था। नॉर्मंडी को हम समझ नहीं सकते कि फ्रांस के इलाके में उनका था। और जब वो फ्रांस के इलाके से वो इंग्लैंड के क्षेत्र में उन्होंने जीत लिया था, तो उनके पास अब एक क्वेश्चन था, क्या वो इंग्लैंड में रहे कि वो वापस अपने क्षेत्र को में वापस लौट जाए। तो उन्होंने फैसला किया कि उनको अपने क्षेत्र में अब वापस लौट जाना चाहिए, और उन्होंने अपने क्षेत्र में वापस आ गए। लेकिन उन्होंने कुछ अपने जो रेजेंट थे नॉर्मन्स लोगों को उन्होंने इंग्लैंड में छोड़ के रख दिया, और उनसे उनको अधिकार दिया कि वो यहाँ पर काम करे और यहाँ पर वो सत्ता को चलाए। तो उन्होंने अपने कुछ रेजेंट को यहाँ पर बिठा दिया। और जहाँ तक बात की जाए तो इसके अलावा जिन लोगों को रेजेंट बनाया गया उनका नाम था ओडो ऑफ बेयक्स और विलियम फिलिसगोनेस। जो विलियम थे उनको चिंता थी कि कहीं उनका ये जो साम्राज्य है इंग्लैंड का वो टूट ना जाए। खतरा था यहाँ से काफ़ी। खतरा कहाँ से था? खतरा इधर के इलाके से, जो डेनमार्क और नॉर्वे पड़ते हैं वहाँ, और स्कॉटलैंड इधर से। यहाँ से जो इधर के जो राजा थे वो यहाँ पर इनके क्षेत्र के ऊपर आक्रमण कर सकते थे। तो जो विलियम था उनको पता था कि उनके क्षेत्र को हड़पने की कोशिश की जा सकती है। तो उन्होंने इसी चीज़ को समझते हुए उन्होंने कैसल बनाने शुरू कर दिए। कैसल यानी आप इसको कह सकते हैं कि एक एक किला टाइप का इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो किला, जब इन्होंने जगह जगह में किले बनाने शुरू कर दिए, और उस समय कैसल एक नई टेक्नोलॉजी थी तो इसका फ़ायदा भी उनको मिला। और कैसल होने की वजह से इनका जो क्षेत्र था वो सुरक्षित रहा काफ़ी 2-3 साल तक। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर नॉर्मन्स लोग जो इनके साथ आए थे उनकी संख्या 10,000 बताई जा रही है। 10,000 नॉर्मन्स आए थे विलियम के साथ नॉर्मंडी से इंग्लैंड की तरफ जब कब्जा हो गया था। तो इनमें से 10,000 में से लगभग 10,000 में से हम कह सकते हैं कि लगभग सब के सब यहाँ पर ही रहे, इंग्लैंड में बस गए वो। इंग्लैंड में उन्होंने जो यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने शादी की, महिलाओं के इंग्लिश महिलाओं के साथ इन्होंने शादी की है। और फिर इन्होंने साथ में इनको यहाँ पर, क्योंकि इनको कब्जा हो गया था तो इनको काफ़ी यहाँ पर ज़मीन भी मिल गई थी, तो इनको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो ऐसे कई यहाँ पर लोग थे, नॉर्मन्स लोग, जिन्होंने इंग्लैंड में ही बस गए थे वो। अच्छा, एक चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, लैंड सीजर हो रहा था। लैंड सीजर देखने महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लैंड सीजर का मतलब ये है कि जो इंग्लिश लोग थे पहले से यहाँ पर, तो उनकी जो ज़मीन है उनको जब्त करने की यहाँ पर शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे करके। और ये जो लैंड सीजर में शरीफ ने भूमिका निभाई थी, शरीफ की शुरुआत नॉर्मन्स ने की थी। शरीफ यानी इसको आप पुलिस का ऑफिसर कह सकते हो, या फिर इसको आप जुडिशल ऑफिसर भी कह सकते हो। तो ये क्या करता था, ये कहीं पर भी डिस्प्यूट होता था, तो ये जो डिस्प्यूट किसी क्षेत्र में को लेकर होता था, तो ये उस डिस्प्यूट को ये उसके ऊपर फैसला सुनाता था। और ज़्यादातर ये जो मामले में फैसला सुनाता था उसमें ये बिल्कुल कैसा जजमेंट देता था, करप्शन के हिसाब से। करप्ट था ये आदमी, जो भी था, करप्ट पोस्ट थी ये। और इसमें ज़्यादातर जो नॉर्मल्स लोग थे उनके ही पक्ष में यहाँ पर रिजल्ट आता था। और इस तरह से जो नॉर्मल्स लोग थे वो धीरे धीरे करके जो इंग्लिश लोगों की ज़मीन में कब्जा करते रह रहे थे। इंग्लिश जो प्रिंसेस थे उनकी क्षेत्रों में कब्जा होता जा रहा था। तो इस ऐसे करके जो इंग्लिश प्रिंसेस थे वो एक ना एक दिन उन्होंने विद्रोह करना ही था। तो ऐसे ही हुआ और वो विद्रोह उन्होंने किया। और विद्रोह जब उन्होंने किया तो विद्रोह में उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि जो नॉर्मन्स ने यहाँ पर कैसल बना रखा था, वो कैसल को तोड़ना इतना आसान नहीं था। कैसल होने की वजह से नॉर्मन सुरक्षित रहे। लेकिन 1059 में एक रेविलियन हुआ। विलियम के शासन में आने के बाद 3 साल बाद ही एक रेबेलियन हुआ, बड़ा सा रेबेलियन। और रेबेलियन क्यों हुआ? रेबेलियन वही वजह कि जिस तरह से यहाँ पर लैंड सीजर हो रहा था, लैंड सीजर होने के कारण जो इंग्लिश प्रिंसेस था उनको लग रहा था कि उनकी जो प्रिविलेज है, उनकी जो अधिकार है उसको नुकसान पहुंचा जा रहा है। तो उन्होंने सबने मिलके अटैक कर दिया। और जो अटैक है ये
कहाँ से हुआ, ये जो नॉर्थरम्बिया है, नॉर्थरम्बिया से हुआ ये। और साथ में ये जो स्कॉटलैंड से हुआ, नीचे इधर से डेनमार्क भी है, इधर डेनमार्क के जो राजा है वो उसने भी आया और उन्होंने मिलके जो विलियम की सेना है उसके ऊपर इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, और इन्होंने फोर्ट जो किले थे उनको भी धराशायी करना शुरू कर दिया। जब धराशायी होने लग गए तो दूसरों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, जो अभी तक चुप हो रखे थे उनको भी लग गया कि अब हो सकता है कि विलियम को हम हरा दे। तो सब विलियम को हराने के लिए सबने अपनी अपनी सेना भेज दी, हालांकि इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं था, अलग अलग सेना इन्होंने भेजी थी। तो विलियम को लग गया कि अब उसको कुछ करना पड़ेगा, तो फिर से वो नॉर्मंडी से वापस वो इंग्लैंड की तरफ आया, और नॉर्मंडी से इंग्लैंड जब आया तो उसने यहाँ पर उसने किले बनाने शुरू कर दिए। किले कैसे बनाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किले मोट मोट किले पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी थी ये, इसमें मिट्टी के किले बनते थे, और मिट्टी के किले आसानी से 6 दिन के अंदर खड़े भी किए जा सकते थे। तो इसने क्या किया, जो साउथ का इलाका है वहाँ पर किले बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जो विद्रोह था वो नॉर्थ के इलाके में हो रहा था। तो उसने अपनी डिफेंसिव पोजीशन अपना दी, उसने यहाँ पर किले बनाने शुरू कर दिए। और जैसे किले बनाए वैसे ये जो यहाँ का एडवांस सेना हो रही थी इधर से, जो रेबल ग्रुप थे, प्रिंसेस इंग्लिश प्रिंसेस की सेना यहाँ पर थी, वो रुक गई। तो रुक गई तो फिर इसको टाइम मिल गया, विलियम को पास टाइम मिल गया, और धीरे धीरे करके उसने ऊपर ऊपर वो जाते रहा, और यहाँ पर भी उसने हरा दिया इनको। और ये जो रेबल ग्रुप थे ये सब धराशायी हो गए, और ये कई रेबल ग्रुप भाग गए अपने इलाके को छोड़ के। तो इस तरह से जो विलियम है उसने इस विद्रोह को कुचल दिया। और जब उसने कुचल दिया था तो उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर जो नॉर्थरम्बिया का इलाका था उसको पूरे तरीके से उसने यहाँ पर उसको कह सकते हैं कि तोड़ फोड़ कर दिया। उसने जितने भी फसल थी सबको नष्ट कर दिया, जितने भी महल थे उनको सबको गिरा दिया। तो इस जगह के जितने नागरिक थे जो कि इस विद्रोह में शामिल थे उनको पनिशमेंट देने के लिए ही विलियम ने इस क्षेत्र को पूरा सत्यानाश कर दिया, नॉर्थरम्बिया का। और यहाँ पर फिर उसने क्या किया विलियम ने, अब उसने जो किले हैं वो पूरे इंग्लैंड में बनाने शुरू कर दिए। पहले तो नॉर्थन साउथर्न के इलाके में थे किले, अब उसने नॉर्थर्न के इलाके में भी बनाने शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो विलियम है उसने 1659 का रेबिलियन को उसने उसने कुचल दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर ये हो गया, तो अब उसने क्या किया, कॉन्सोलिडेशन कर दिया नॉर्थ का, वहाँ पर किले बनाने शुरू कर दिए। अब तो एडविन और मरकर ये एल थे, और ये एल भाग गए, ये नॉर्थर्न के इलाके में प्रिंस थे, अब ये भाग गए। तो इनकी जगह में अब उसने नॉर्मन लोगों को एल बनाना शुरू कर दिया। साथ में उसने आर्च बिशप वो भी मिला हुआ था इन रेबल के साथ, तो उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया, और उसकी जगह में उसने अपने एक फ्रेंड रियम फ्लैंक को बिठा दिया। अब नॉर्मन लोगों का यहाँ पर पूरा उनका मजबूती के साथ उस पोजीशन में थे, अब उनका जो सिक्योर हो चुकी थी उनकी पोजीशन। अब उन्होंने नॉर्मन ने ब्रिटेन के साथ कैसा कैसा उनका साथ और समझौता था, कैसा उनका संबंध थे उसको देख लेते हैं हम। तो नेशनल आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं हम पहले। तो जो इंग्लिश और नॉर्मन्स थे उन्होंने आपस में इंटर मैरिज की, खासतौर में जो नॉर्मन्स तो सब वॉरियर थे, पुरुष थे। तो नॉर्मन्स लोग जो यहाँ पर पहुँचे थे इंग्लैंड में, उन्होंने इंग्लिश महिलाओं के साथ शादी करनी शुरू कर दी, तो इंटर मैरिंग होने लग गई थी इनके बीच में। और साथ में इन्होंने कई कैसल और कैथेड्रल और मोनेस्ट्री बनाई। कैसल तो इनकी खासियत थी, ये जो किले थे इनकी खासियत ही थी। तो चर्चेज़ भी इन्होंने काफ़ी बनाए, और बड़े बड़े चर्चेज़ बनाते थे। उस ज़माने में क्या था कि जो बड़े चर्चेज़ बनाता था उसको माना जाता था कि वो बहुत पावरफुल है, जो बड़े किले बनाता था उसको माना जाता था बड़ा पावरफुल है। तो इन्होंने बड़े बड़े किले और चर्चेज़ बनाए। साथ में इन्होंने जो एक डूम्सडे बुक है जिसको अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे, डूम्सडे बुक भी इन्होंने यहाँ पर उसको डूम्सडे बुक को पब्लिश की थी। तो इस डूम्सडे बुक में क्या था कि जो भी विलियम के विलियम के समय में जो जो क्षेत्रों में प्रिंसेस थे, तो प्रिंसेस के पास कितनी ज़मीन है, और दूसरे एल लोग एल एल के पास कितनी ज़मीन है, बिशप के पास कितनी ज़मीन है, मतलब सबका लेखा जोखा 1985 में इसको कमीशन किया गया था इस डूम्सडे को। और 1886 में 1885 में इसको किया गया था
कमीशन और 1886 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो ये इस लेखा जोखा कह सकते हैं, विलियम्स के शासन का लेखा जोखा की जो किताब थी उसको डूम्सडे कह सकते हैं हम। और डूम्सडे को ही इन्होंने किया था, इसको कमीशन किया था। और इसने जो ये डूम्सडे थी बुक थी, इसकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे पता लगता है कि उस समय जब इस तरह से रिपोर्टें नहीं छपती थी कहीं पर, तो इंग्लैंड में जब ये रिपोर्ट थी तो आज के जो हिस्टोरियन है उनको काफ़ी मदद मिलती है उस समय की, जो समझने को क्या क्या सिस्टम था उस समय, तो उसको समझने के लिए ये जो किताब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अगर हम देख लेते हैं इंग्लिश और नॉर्मन सोसाइटी के बारे में, तो इंग्लिश और नॉर्मन सोसाइटी अगर देखा जाए तो इंग्लिश और नॉर्मन सोसाइटी एक जैसी ही थी, क्योंकि दोनों ही स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों से आ रखे थे। जो इधर नॉर्वे डेनमार्क ये पड़ता है, तो वहाँ से जो वाइकिंग्स जिनको कहते हैं, तो उनकी ये वंशज थे। तो दोनों की जो बेसिक थी वो सेम ही थी, जैसे कि दोनों फ्यूडलिज्म के हिसाब से चलते थे। यानी कि जो फ्यूडलिज्म के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फ्यूडलिज्म के हिसाब से होता ये है कि जो लैंड लॉर्ड होता है उसके ऊपर होता है किंग, फिर लैंड लॉर्ड के पीछे होते हैं पीजेंट। तो किंग लैंड लॉर्ड से ऊपर होता है, और ये किंग ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन लैंड लॉर्ड भी अपने जो क्षेत्र में उसको ऑटोनॉमी मिल जाती है, वो अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो किंग के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता है। और बदले में किंग भी उसके जो क्षेत्र है लैंड लॉर्ड को उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस तरह का जो फ्यूडल सिस्टम इसको कहते हैं, ये मिडिवल समाज में चलता था। और दोनों ही जगहों में, चाहे वो नॉर्मंडी का इलाका हो जहाँ पर नॉर्मन्स लोगों की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर भी इस तरह से सिस्टम चलता था। और इंग्लैंड जब एंग्लो सैक्सन थे यहाँ पर, तो उस समय भी ऐसे ही सिस्टम चलता था। लेकिन एंग्लो सैक्सन ने कुछ चेंजेस कर दिए 10वीं शताब्दी में। एंग्लो सैक्सन लोगों ने यहाँ पर करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने करेंसी आ गई, तो अब ये जो ये फ्यूडलिज्म था, अब ये थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ते जा रहा था, क्योंकि जो राजा था वो अपने ही जो उसकी सब्जेक्ट थे, जो उनकी उसकी पॉपुलेशन थी, उसके ऊपर वो टैक्स लगाने लग गया था। तो अब फ्यूडलिज्म कमज़ोर पड़ता जा रहा था। तो ये जो एंग्लो सैक्सन का सिस्टम था, थोड़ा चेंजेस होने लग गए थे इसमें, और ये रोमन सिस्टम जैसा बनता जा रहा था। लेकिन जो नॉर्मन्स थे, जो यहाँ पर नॉर्मंडी के इलाके में नॉर्मन्स थे, वो तो वहाँ करेंसी तो कई दशकों से करेंसी नहीं चली थी। जो विलियम था उसके ग्रैंडफादर ने ही आखिरी बार करेंसी निकाली थी, उसके बाद उसके ना तो पिताजी ने निकाली ना विलियम्स ने निकाली। तो यहाँ पर पूरा तरीके से फ्यूडलिज्म का सिस्टम था। तो जब विलियम ने इंग्लैंड में शासन कर दिया, अपना शुरुआत वहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो फिर उसने यहाँ पर भी फ्यूडलिज्म वाली पॉलिसी अपनाई, और ये जो इंग्लैंड था ये भी पूरा फ्यूडल बन के चुका था। अब थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंसेस और सिमिलरिटी। जैसे कि इंग्लिश लॉ के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल्स इंग्लिश लॉ में क्या था कि इंग्लिश लॉ में अगर किसी के ऊपर केस चलता था, तो केस का जो फैसला है वो कैसा होता था। केस केस का फैसला होता था, एक तो ट्रायल बाय ऑर्डिल, यानी कि उसको ऑर्डिल करनी पड़ती थी। ऑर्डिल का कहने का मतलब है कि जैसे कि एक नदी है, अगर किसी ने क्राइम किया है और उसको लग रहा है कि इसको सज़ा कैसे सुनाई जाए, और अगर देखना है कि वाकई में ये जो क्राइम इसने किया है कि नहीं किया जाए, तो इसको क्या करते थे, इसको नदी में इसको फेंक देते थे। अगर ये नदी से बाहर आ जाता था तो इसका मतलब इसने क्राइम नहीं किया है, और नदी में डूब जाता था तो इसका मतलब इसने क्राइम किया है। तो इसे हम ट्रायल बाय ऑर्डिल कहते हैं। और दूसरा होता है कि ट्रायल बाय ओट टेकिंग यानी शपथ लेना। शपथ वाला भी अगर कोई शपथ ले लेता था, अपने लॉर्ड की शपथ, लॉर्ड यानी जो बड़ा राजा है उसकी शपथ लेनी पड़ती थी उसे। तो जितना बड़ा लॉर्ड होगा उतना उसकी शपथ की वैल्यू होगी। तो ये दो तरीके माने जाते थे एंग्लो सैक्सन में। जबकि जो नॉर्मन्स थे उन्होंने ये दोनों तरीकों को तो अपनाया, लेकिन साथ में वो तीसरा तरीका भी ले आए थे। वो तीसरे तरीके में उन्होंने बैटल का लिया, तो लड़ाई लड़ाई करनी है उसे। लड़ाई में अगर वो जीत गया तो उसका आ जाएगा, हार जाएगा तो वो मतलब उसने क्राइम किया है। तो ऐसे तरीके से नॉर्मन और इंग्लिश सोसाइटी का शुरुआत के समय में चलता रहा।